हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 9 फरवरी और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ विक्ट्री सिटी को लेकर है। अबे विक्ट्री सिटी क्या है? दरअसल सलमान रुश्दी की नई नॉवेल आने वाली है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। अब इस विक्ट्री सिटी में एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो कि पैट्रियार्की को चैलेंज करते हुए एक सिटी पर रूल करना चाहती है। बिसनागा जो सिटी का नाम है। और जिस सिटी में ये रूल करना चाहती है वो कैसा होगा? वो विजयनगर एम्पायर जैसा कुछ होगा। तो इसीलिए जो विक्ट्री सिटी है वो किस पर बेस्ड है? विजयनगर एम्पायर पर बेस्ड है। तो हमें यूपीएससी पर्सपेक्टिव से विजयनगर एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम विजयनगर किंगडम की बात करें, तो इनका ड्यूरेशन कब से कब था? 1336 एडी टू 1646 एडी तक विजयनगर किंगडम था। और विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे? हरिहरा वन, जो कि संगम डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। और ये जो विजयनगर किंगडम है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बनी थी। और इसका जो कैपिटल था वो हम्पी था। मतलब आज का जो कर्नाटका है, वहीं पे विजयनगर एम्पायर बेस्ड है। तो ये जो विजयनगर किंगडम है, ये कब पीक पे पहुंचा? जब कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक रूल किया, उनके कार्यकाल में ये जो विजयनगर किंगडम है, ये अपने पीक पे पहुंचा। इन्होंने बहामानी को रिस्ट्रिक्ट किया, गोलकोंडा को रिस्ट्रिक्ट किया और उड़ीसा के गजपति को रिस्ट्रिक्ट किया और अपने जो साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाते चले गए। हालांकि जो कृष्णदेव राय हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है क्योंकि ये एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने कई सारे नहर तालाब बनाए। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवी बना कर रखी थी। इन्होंने पुर्तगालियों के साथ में अच्छे ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश किए थे। इन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी लेके आए जिससे कि जो रेवेन्यू था किंगडम का वो बढ़ सका। उसके बाद में एक और जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो ये कि वो खुद भी बहुत बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने लिटरेचर में, कला में, आर्किटेक्चर में सबको उन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया। तो हमें कृष्णदेव राय का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें याद रखना होगा क्योंकि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन जरूर पूछ लेती है। अगर हम विजयनगर किंगडम की बात करें तो ये मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था क्योंकि इनके पास पोर्ट्स थे दोनों साइड से। तो ये एक्सपोर्ट काफी करते थे। तो इनके एम्पायर में कुछ कॉइन्स यूज होते थे जो कि स्टेट भी जारी करती थी और मर्चेंट गिल्ड्स भी जारी करते थे। मर्चेंट गिल्ड्स मतलब जो ट्रेडर्स होते थे उनका एक समूह होता था, ठीक है, उसे मर्चेंट गिल्ड्स बोलते थे। वो जो कॉइन्स जारी होते थे गोल्ड में थे, सिल्वर में थे, कॉपर में थे और ब्रास में थे। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि जनरली यूपी से पूछती है कि कॉइन्स थे वो कौन-कौन से कॉइन्स किस-किस साम्राज्य में पाए जाते थे, गोल्ड था या सिल्वर था या ब्रास था या कॉपर था, इस टाइप से। इसके बाद जो विजयनगर आर्किटेक्चर है, उसमें किस-किस का इम्पैक्ट देखने को मिला? उसमें चालुक्य देखने को मिला, होयसाला देखने को मिला, पांड्या देखने को मिला, चोला स्टाइल देखने को मिला। मतलब यहाँ पर आपको जो सदर्न टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो द्रविड़ आर्किटेक्चर है, वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वैसारा स्टाइल का भी जो आर्किटेक्चर है, वो हमें कर्नाटका में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर दोनों स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में हमें कौन-सा आर्किटेक्चर देखने को मिलता है? नगर स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इनके आर्किटेक्चर वो है प्रसन्ना विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ, जिसे बुक्का वन ने बनाया था, और दूसरा है हजारा राम टेम्पल जिसे कृष्णदेव राय ने बनवाया था। तो ये जो एग्जाम्पल है जो कि विजयनगर किंगडम के आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल है। तो यूपीएससी अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है तो इन्हीं फैक्ट्स में से किसी एक में पूछेगी वो। तो हमें विजयनगर किंगडम के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए क्योंकि ये मेंस में भी और प्रीलिम्स में दोनों में इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ रेपो रेट को लेकर है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से रेपो रेट को बढ़ा दिया है और ये 6 टाइम इन अ रो है कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है। तो इसे 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.5%। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है? तो इसका मतलब साफ है। तो हमारा जो इन्फ्लेशन है दरअसल वो लगातार जो आरबीआई का जो टारगेटेड रेंज होता है उससे बढ़ा हुआ है। मतलब आरबीआई कितना टारगेट करती है? 4% का इन्फ्लेशन होना चाहिए इकोनॉमी में, या तो 2 से 6% की रेंज में। पर इन्फ्लेशन लगातार 6% से ज्यादा हो रहा है। जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इन्फ्लेशन है वो लगातार 6% से ज्यादा है। इसलिए आरबीआई क्या है, लगातार ये जो रेपो रेट है वो बढ़ा रहा है। क्यों? ताकि इससे जो मनी का फ्लो है मार्केट से वो रिड्यूस हो जाए और जो से डिमांड जो होगी कम होगी, तो इससे इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? एक तो अगर जैसे रेपो रेट बढ़ता है तो जो बैंक्स जिस रेट पे रिटेल लोन देते हैं, जो लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, होम लोन है, व्हीकल है, पर्सनल लोन है, उसके रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि वो जो लोन लेती है आरबीआई से वही महंगा हो जाएगा। तो उसको भी अपने जो लोन देती है कस्टमर्स को वो उसको महंगे करने पड़ेंगे क्योंकि 43% टोटल लोन जो बैंक देती है लोगों को वो रेपो रेट से लिंक होता है। तो जब रेपो रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इन लोन्स का भी रेट जो है वो बढ़ेगा। मतलब आपकी जो ईएमआई होगी वो अब बढ़ जाएगी। इससे इन्फ्लेशन भी कम होगा क्योंकि जैसा कि आपको पता है, जैसे-जैसे हमारा रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो हमारी जो डिमांड है वो कम होती है। तो जो डिमांड कम होती है, तो इन्फ्लेशन अपने आप कम होने लगता है। अब प्लीज़ के पर्सपेक्टिव से हमें ये पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या है? तो दरअसल रेपो रेट से पहले हमें ये देखना होगा कि जो
आरबीआई है, उसका जो मेन एम क्या होता है कि हमारे देश में जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, वो बैलेंस रहे। मतलब हमारे देश में इन्फ्लेशन, जो रुपए की स्टेबिलिटी है, वो भी मेंटेन रहे और ग्रोथ भी रहे। तो इसी के लिए जो आरबीआई होती है, वो अपने कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है, जिससे कि जो मार्केट में जो लिक्विडिटी है, उससे वो कंट्रोल कर सके। तो जब भी आरबीआई को ऐसा लगता है कि हाँ, मार्केट में एक टाइप का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब प्राइस हाइक बढ़ रही है, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, तो जो लिक्विडिटी है, उसे वो कम करने लगती है। और जब उसे लगता है कि ग्रोथ रुक रही है, ठीक है, और इन्फ्लेशन मैनेजेबल है, तब वो जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ा देती है, ताकि और ज़्यादा ग्रोथ को एक बूस्ट मिल सके। तो उसके लिए जो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है, वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यूज़ करती है। इसके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट टर्म में जो लिक्विडिटी सप्लाई है मार्केट में, उससे वो कंट्रोल करती है। तो इसके लिए वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करती है। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे जो बैंक्स होती है, वो शॉर्ट टर्म में अगर आरबीआई से लोन लेती है, तब उस रेट को रेपो रेट बोला जाता है। इसका रिवर्स क्या होता है? जब आरबीआई बैंक से पैसा लेती है, लोन लेती है, तब उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। इसके बाद अगर बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म में लोन लेती है, तब उसे बोला जाएगा बैंक रेट। ये रेपो रेट से ज़्यादा होता है। इसके अलावा एसएलआर भी होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब बैंक्स को अपने लोन का कुछ हिस्सा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, उसमें उसको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि बैंक्स के पास में इनफ कैश अवेलेबल रहे इन केस अगर बैंक्स रन ऑफ करती है। उसे कस्टमर के डिपॉजिट को मीट करने के लिए इस एसएलआर पे डिपॉजिट रखना होगा, क्योंकि ये एसएलआर जो होता है, वो दरअसल सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है बैंक्स का। इसके बाद कैश रिजर्व रेशो। इसके तहत बैंक्स को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा कैश में रखना पड़ता है आरबीआई के पास में, ताकि जब भी डिपॉजिटर को उसके मनी की आवश्यकता हो, सारा का सारा पैसा जो है बैंक जो है वो लोन में ना लगा दे। इस वजह से जब भी कस्टमर को लगता है कि उसको उसके पैसे चाहिए, तो बैंक उस पोजीशन में होना चाहिए कि वो आपके पैसे को उस वक्त दे सके। और जो नेक्स्ट होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आरबीआई सेल करती है और बाय करती है। जब उसे लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी होती है मार्केट में, तब वो बॉन्ड्स को खरीद लेती है। और जब उसे लगता है कि लिक्विडिटी को कम करना है, तो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो सेल कर देती है। और ये किसके थ्रू होता है? ये बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होता है। तो इस तरह आरबीआई हमारे इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। अगर हम आरबीआई की बात करें, तो आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, जिसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। ये कितने मेंबर बॉडी है? ये 6 मेंबर बॉडी है, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। उसको चेयर कौन करता है? आरबीआई गवर्नर करते हैं। इसका काम ये है कि आपको इन्फ्लेशन कितना रखना है? 4% रखना है, ठीक है? 2 या 6% की रेंज में। और इस टारगेट को हर 5 साल में रिवाइज किया जाएगा। चूँकि यूपीएससी में लगातार जो इकोनॉमिक में डायनामिक कॉन्सेप्ट आते हैं, डायनामिक जो भी न्यूज़ होती है, उस पर यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो इसलिए हमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमपीसी, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। इनके बेसिक फैक्ट हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ऑपरेशन दोस्त को लेकर है। अब ऑपरेशन दोस्त न्यूज़ में क्यों है? दरअसल आपको पता है कि 6 फरवरी को टर्की में एक अर्थक्वेक आया, 7.8 मैग्नीट्यूड का। मतलब बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट देखने को मिला। अभी तक न्यूज़ आई है कि 19,000 लोगों की जान चली गई है। और इस अर्थक्वेक ने सीरिया और टर्की दोनों को इम्पैक्ट किया। अब चूंकि भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की वैल्यू को मानता है। आपको पता होगा कि टर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ देता है कश्मीर मुद्दे पर फिर भी हमने हमारे जो जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस है उसको दूर करके हमने टर्की को अपनी एक हेल्प भेजी। इस हेल्प का नाम है ऑपरेशन दोस्त। इस ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने 6 प्लेन भेजे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के साथ में, ठीक है, जो अपने साथ कुछ एसेंशियल लेके गए, मेडिकल इक्विपमेंट लेके गए, ठीक है, डॉग स्क्वाड भी गया, एसेंशियल मेडिसिन भी गया, ठीक है, एक फील्ड हॉस्पिटल भी भेजा गया जो कि इंडियन आर्मी जिसको ऑपरेट करती है। साथ ही साथ हमने मेडिकल सप्लाइज भेजी सीरिया को भी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो एनडीआरएफ बन सकता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रैपिड रिएक्शन फोर्स है। मतलब ये सिर्फ डिजास्टर को देखते हुए उसके फर्स्ट लाइन जो रिस्पांस होगा वो एनडीआरएफ की तरफ से आता है। तो डिजास्टर को टैकल करने के लिए ये एनडीआरएफ बनाई गई थी। इसे 2006 में बनाया गया था। किस एक्ट के तहत बनाया गया था? इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर बनाया गया था। ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो कि नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर में लोगों की हेल्प करती है। फर्स्ट टाइम इसे यूज किया गया था, कोसी फ्लड आया था 2008 में, तब एनडीआरएफ को अपने पहले मिशन में भेजा गया था। इसके बाद 2011 का जो जापान का जो ट्रिपल डिजास्टर था, जिसमें अर्थक्वेक, सुनामी, न्यूक्लियर मेल्टडाउन सब हुआ था, वहां पर भी एनडीआरएफ ने अपनी फोर्स भेजी थी। उसके बाद में जब 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तब भी हमारे देश से एनडीआरएफ भेजी गई थी। तो ये इसके कुछ ऑपरेशन थे जो हमें पता होना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर क्वेश्चन अगर बनता है तो ऑपरेशन दोस्त किससे रिलेटेड है और एनडीआरएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज स्पाई बलून को लेकर है। आपको पता होगा कि रिसेंटली कुछ स्पाई बलून देखे गए थे अमेरिका के एयर स्पेस में, ठीक है। उसके बाद में अमेरिका ने उसे शॉट डाउन कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो स्पाई बलून थे
वो जासूसी कर रहे थे अमेरिकन, जहाँ पर अमेरिका के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने इन स्पाई बलून को शॉट डाउन कर दिया। तो हमें ये जानना है कि स्पाई बलून क्या है? देखिए, ये एक टाइप का सर्विलेंस टूल होते हैं, जो कि हाई एल्टीट्यूड में सेटअप होते हैं। कहाँ पे स्टेशन होते हैं? ये 80,000 टू 1,20,000 फीट की ऊँचाई पर ये स्टेशन रहते हैं, ठीक है? अगर हम कमर्शियल फ्लाइट और फाइटर एयरक्राफ्ट को देखें, तो ये सिर्फ 20 किलोमीटर तक जाते हैं और जो कमर्शियल एयरलाइन होती है, वो 12 किलोमीटर तक फ्लाई करती हैं। बाकी जो सर्विलेंस बलून होते हैं, वो 1,20,000 फीट मतलब 37 किलोमीटर दूर तक ये ऑपरेट करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंटेलिजेंस गैदर करना। क्यों? क्योंकि इन स्पाई बलून्स में कैमरास होते हैं, राडार्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं, जो कि जासूसी करने के लिए इनफ होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये सबसे लो कॉस्ट सर्विलेंस टूल है। मतलब आपको सिर्फ़ एक बलून लगाना है, उस बलून में कुछ इक्विपमेंट लगाना है। अगर आप सैटेलाइट बनाते हो, उसको सैटेलाइट को लॉन्च करते हो स्पेस व्हीकल से, तो सोचो कितना खर्चा आएगा। इसमें क्या आ गया, एक बलून बनाया, इक्विपमेंट डाले और जहाँ भी जासूसी करनी है, वहाँ पे भेज दिया, ठीक है? तो इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी के कारण जो चाइना है, वो स्पाई बलून्स को यूज़ कर रहा है। यहाँ पर चाइना ने कई देशों में अपने स्पाई बलून भेजे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। आपको पता है दिसंबर में भी एक स्पाई बलून इंडिया में देखा गया था और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी स्पाई बलून्स देखे गए हैं। अब चाइना का ऐसा मानना है कि ये तो हमारा जो वेदर होता है, उसको हम फ़ोरकास्ट करने के लिए, उसके ऑब्ज़र्वेशन के लिए हमने स्पाई बलून लगाए। तो लोगों का कहना है कि आपको साउथ अमेरिका में क्यों देखना है कि क्या हो रहा है? आपको अपने देश में देखना है ना कि आपको वेदर का अगर ऑब्ज़र्वेशन करना है तो। हालाँकि अमेरिका भी यहाँ पे दूध का धुला नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो प्रोजेक्ट जेनेट्रिक्स है, प्रोजेक्ट मोगुल है, उसने भी कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन में इस स्पाई बलून का यूज़ किया था। अब इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो इसकी जो इमेज होती है, वो बहुत क्लियर होती है। क्यों? क्योंकि मात्र 37 किलोमीटर की दूरी से वो पूरा-पूरा जो आपकी जो इमेज होगी, बहुत क्लियर आती है। अब सैटेलाइट से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दूरी से इमेज आती है, वो इतनी क्लियर नहीं होती, ब्लर होती है। बट यहाँ पर आपको क्लियर पिक्चर मिलती है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है? कैसा सेटअप है, कितनी मिसाइलें हैं, कैसे स्टेशन हुई है। तो इन सब की जानकारी जो है, जो की इनपुट होते हैं, वो एनिमी कंट्रीज़ को मिल जाते हैं। हालाँकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इसको डायरेक्टली स्टीयर नहीं कर सकते। इसे रफली गाइड किया जाता है, क्योंकि सैटेलाइट को तो आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? उसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। बट बलून एक बार आपने लगा दिया, तो फिर वो अपने हिसाब से कहीं भी ग्लाइड होता रहता है। इस वजह से ये डायरेक्टली स्टीयर्ड नहीं होता है। अगर स्पाई बलून को देखें, तो इसमें हीलियम गैस होती है, ठीक है? इसमें कुछ सोलर पैनल्स भी लगे होते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए स्पाई बलून को लेकर। चूँकि ये न्यूज़ में था, तो हमें ये बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? एमपीसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, 2017 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स से पूछा था। तो इसके ऑप्शन क्या है? इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, करेक्ट है। हमने एमपीसी के बारे में पढ़ा है। एमपीसी का मेजर टारगेट क्या होता है? इन्फ्लेशन को 4% की रेंज में रखना, ठीक है? तो ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, तभी वो इन्फ्लेशन को टारगेट कर पाएगी। सेकंड ऑप्शन है, इट इज़ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इट्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 12 मेंबर बॉडी नहीं है, ये 6 मेंबर बॉडी है, जिसमें 3 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड है, इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि 3 मेंबर जो होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, बट तो जो चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका आंसर क्या है? ए, वन ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।